हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी प्लस यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस जो हाँ प्री कम मेंस की व्यवस्था है। जीएस में प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, खासकर हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस का पेपर मेंस 2 का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जो हम एनसीईआरटी की जो अभी श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम के अंतर्गत, सोशल जस्टिस के अंतर्गत, या हम बात करें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है, आप देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं या कवर करते हैं या आपकी एक समझ विकसित करते हैं। साथ में ये श्रृंखला वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं, जैसे आप कहेंगे पीसीएस वनडे श्रृंखलाओं में अगर बात करेंगे तो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो वनडे एग्जाम के रूप में एग्जाम कराता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पूछे जाते हैं, जहाँ प्री कम मेंस भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे, उन श्रृंखलाओं की एग्जामों को आप तैयारी हमारे इंदिरा सिविल सर्विसेज के चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइब करके अपने व्यूज़ कमेंट दे सकते हैं। साथ में ये आप जो है अन्य चीज़ों को भी, जैसे आप अगर किसी क्लास में हैं, जैसे क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, तो धीरे धीरे हम सभी एनसीईआरटी की लगभग सभी बुकों को क्या है इस इंदिरा सिविल सर्विसेज के चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। आप इसे पढ़ लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। खासकर ये श्रृंखला मैंने यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस के जीएस का पेपर जो 2 है जो मेंस से रिलेटेड है, साथ में ही पीसीएस और प्री और यूपीएससी सीएससी प्री के एग्ज़ाम के संदर्भ में ज़्यादा हेल्पफुल है। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में। चलिए हम चर्चा कर रहे थे ठीक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 में, तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के तहत अगर बात करें तो देख सकते हैं कि हम लोग क्लास 9th की चर्चा है, एनसीईआरटी की बुक है, और तो इसे पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चैप्टर 5 में हैं और चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, और इसके हम इससे पहले 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके संस्थाओं के कामकाज के रूप में अगर देखेंगे हम तो 7 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम इस क्या है संस्थाओं के कामकाज को पूरा निपटा देंगे इस चैप्टर में। इस पार्ट के माध्यम से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरा विद क्वेश्चन आंसर के रूप में। ठीक है, साथ में जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी हम इस पार्ट के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। तो ये इंदिरा सिविल सर्विसेज चैनल है, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ये चैनल अनुज पटेल सर का है, आप इनको देख सकते हैं। इनका ये चैनल है और इनके चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर मात्र पढ़ा रहे हैं, तो चैनल आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 में है और क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है, इसे हम देख रहे थे। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, चैप्टर 5 है, इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं इस संदर्भ में। और ये चैप्टर 8 है, हमने जैसे आपको बताया वो पार्ट 8 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 संस्थाओं का कामकाज, इसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम दिखा दें कि ये देख सकते हैं ये चैप्टर 5 संस्थाओं के कामकाज इंडेक्स है, भारत सरकार की किताब है क्या एनसीईआरटी। और आप देखेंगे पहले एनसीईआरटी की शुरुआत में मिलती है क्या भारत की उद्देशिका, भारतीय संविधान की, जो क्या है भारतीय संविधान का अंग है लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे इसे भारतीय संविधान की व्याख्या करने में या किसी कानून की व्याख्या करने में भारतीय संविधान की उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़े। तो इसमें कुछ वर्ड बाद में जुड़े थे 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय, तो आप देखेंगे इन वर्डों को बाद में जोड़ा गया था।
हम आपको लाइन कर सकते हैं। बाकी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसे आप याद रखें। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 26 जनवरी या 26 नवंबर जो है 26 जनवरी कुछ खास डेट है, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। आगे आप इस संशोधनों को देख सकते हैं भारतीय संविधान की बेयर एक्ट में, इसे ठीक आपको हर वीडियो में बताए हैं। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे कि हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यायपालिका की, ठीक है। तो भारतीय न्यायपालिका में हमने आपको बताया था संघ की न्यायपालिका के रूप में। तो आप देखेंगे संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 और 214 राज्य की न्यायपालिका, ठीक है, की बात हुई थी। बाकी अन्य स्तरों पे, लेकिन हम लोग भारत की न्यायपालिका को सामूहिक न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, ये भी आपको बताए थे हम। ठीक है, आप देखेंगे हमारी न्यायपालिका क्या है, संविधान की व्याख्या करने में, संविधान की संविधान के प्रहरी के रूप में, लोगों के प्रहरी के रूप में, लोगों के अधिकार, मूल अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करती है। साथ ही आप देखेंगे सार्वजनिक हित, जनहितों को भी आप ध्यान रखते हुए अपने गाइडलाइन देती है सरकार को। आप देखेंगे ये वो स्वेच्छा से भी दे सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस JS खेकर, देखेंगे ये खेर साहब हैं। इसके बाद अन्य भी न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस नियुक्त हो चुके हैं। ये जुलाई कब की बात है, 1917 की बात है। नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय सभागार में क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। तो राष्ट्रपति पद की, तो आप देखेंगे कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको दिला रहे हैं, श्री जस्टिस जो है JS खेर साहब 25 जुलाई 1917 को नई दिल्ली की संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति, तो देख सकते हैं कौन है, ये खेर साहब हैं। तो खेर साहब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, विजयी हुए, इनको क्या है, लोकसभा राज्यसभा के वोटों से जब इन्हें विजय प्राप्त हुई, तो इनको क्या हुआ, इनको राष्ट्रपति को कौन, चीफ जस्टिस जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं। और जब इनकी बात आएगी, साथ में आप देखेंगे जब चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने की बात आएगी तो ये काम राष्ट्रपति करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक, एक दूसरे को, या अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएंगे, या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनका कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं राज्य। और उनके इस संदर्भ में चैप्टर तो खत्म होता है, हम इनकी कुछ वर्डिंग या शब्दावली को समझ लेते हैं। तो गठबंधन सरकार की हमने चर्चा की। तो गठबंधन सरकार की अगर बात करें, विधायिका में, ठीक है, विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। हम ये भी कह सकते हैं कि विधायिका में किसी एक पार्टी के बहुमत ना मिलने की स्थिति में तो ये स्थित है, लेकिन 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक पार्टियों से मिलकर लड़ा गया चुनाव जब विजयी हो तो वो गठबंधन सरकार का लेती है अगर सरकार बनाते हैं। या चुनाव जीतने के बाद विधायिका, या जब लोग आपस में गठबंधन करके सरकार बनाते हैं तो विधायिका में किसी पार्टी को एक बहुमत ना मिले तो उस सूरत में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां गठबंधन बना लें और सरकार बनाएं। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो आप देखेंगे कार्यपालिका के संदर्भ में व्यक्तियों को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, तो इसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका के रूप में देख सकते हैं क्या, व्यक्तियों के क्या होगा, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जो देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार हो। तो देख सकते हैं कार्यपालिका, आपको बताए थे कि कार्यपालिका 2 तरीके की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो आप देखेंगे कि व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जो देश के संविधान कानून के आधार पर क्या होगा, नीति बनाए,
फैसले करें और उन्हें लागू करें। तो आप देखेंगे नीति बनाने का काम कौन करेगा, फैसले कौन लेगा और लागू कौन करेगा। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कार्यपालिका के दोनों अंगों को स्थायी और अस्थायी सरकार के रूप में कहेंगे संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो आप व्यापक अर्थ में सरकार किसी भी क्या है देश के लोग और संसाधनों को नियंत्रित करने और निगरानी करती है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोग और संसाधनों को नियंत्रित और निगरानी करती है। मतलब सरकार की कौन करेगी। तो देख सकते हैं कि ऐसी बात सरकार के साथ है। तो संस्थाओं का एक ऐसा समूह होगा सरकार का, जिसे सरकार मिलकर कहेंगे। तो संस्थाओं का ऐसा समूह देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और व्याख्या करने का अधिकार है। तो सरकार होगी। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और निगरानी करती है। तो सरकार की ऐसी व्याख्या है कि सरकार क्या है। अगर पूछा जाए किसी आपसे कि सरकार क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए, लागू करे और उसकी व्याख्या करने का अधिकार हो। ठीक है, लेकिन अंतिम व्याख्या देखेंगे सरकार के पास नहीं है। व्याख्या अंतिम रूप से क्या होगी, उसकी व्याख्या संविधान विशेषज्ञों के पास है, अपनी न्यायपालिका के पास है इस अर्थ में। लेकिन सरकार को व्याख्या करने का अधिकार है। जब कोई अधिनियम बनाती है तो उस अधिनियम में क्या है, एक एक चीज़ को आप देखेंगे बहुत ही गहराई के साथ हर चीज़ को व्याख्यायित किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे भारत सरकार की जो गजट के तहत जो कानून पास होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं या वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको पढ़ने में आपको समय लगेगा। इसीलिए क्योंकि वो एक एक पॉइंट को बाकायदा एक्सप्लेनेशन होता है, वहाँ आप देखेंगे हर क्लास का वहाँ वर्णन किया जाता है। तो व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोग और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करेंगे। आप देखें अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। तो एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने, कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। तो देखेंगे देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। तो आप देखेंगे एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास क्या है, न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने के अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे विधायिका के संदर्भ में। देख सकेंगे कि जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने या बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने की विशेष अधिकार होता है। आप देख सकते हैं विधायिका के रूप में जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का क्या हो, अधिकार हो। कानून बनाने के अलावा विधायिका को क्या होगा, कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। तो आपसे कहा जाता है कि किसी भारत में क्या है, विधायिका लेजिस्लेचर या विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका इसको क्या करेगी, लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका इसे लागू करेगी और ये देखेंगे तो बनाएगी। ठीक है, आप देखेंगे इस संदर्भ में हम बात करेंगे कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले, नीति के बारे में बताया जाता है। आप देख सकते हैं इसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। आपको कार्यालय ज्ञापन की भी हम चर्चा कर चुके हैं। सभी पॉइंट की हम चर्चा इस चैप्टर में कर चुके हैं। सिर्फ वर्डिंग है, आपको पता होनी चाहिए। अगर राजनीतिक संस्था की बात करेंगे तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के विचार आचार को क्या होगा, नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है। तो आप देखेंगे राजनीतिक संस्था तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को क्या है, नियमित करने की प्रक्रियाओं का सामूहिक राजनीतिक संस्था कहा जाता है। हम बात करेंगे अब आरक्षण की। तो देख सकते हैं आरक्षण का, इस पे भी हम, क्योंकि हमने इस चैप्टर में क्या है, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की थी। तो भेदभाव के शिकार, वंचित
पिछड़े लोगों, समुदाय के सरकारी नीतियों और शैक्षिक संस्थाओं के पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति आरक्षण कहा जाता है। हम बात करेंगे राज्य के संदर्भ में तो निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो, सरकारें अदालत बदल सकती हैं, राज्य बना रहता है। तो राज्य के संदर्भ क्या है? राज्य एक निश्चित भूभाग क्षेत्र होता है। राज्य की संकल्पना जो है बहुत पहले से चली आ रही है। पहले हम राज्य को एक देश के रूप में जानते थे, लेकिन मॉडर्न समय में राज्य धीरे धीरे राष्ट्र में कन्वर्ट हुआ। जहां पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे पीएसआई में जब हम स्टेट की बात करेंगे तो एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं मॉडर्न समय की, लेकिन यहाँ स्टेट क्या है? आज मॉडर्न समय में स्टेट को क्या है? एक राज्य का एक हिस्सा बोला जाता है। तो राज्य के संदर्भ में कहेंगे एक निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित इकाई है। राज्य के संदर्भ भू राजनीतिक क्षेत्र है जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेश नीतियां बनाने का अधिकार हो, सरकारें बदल सकती हैं, राज्य बना रहता। मतलब राज्य क्या है? मूर्त संकल्पना है, जबकि सरकार अमूर्त संकल्पना है कह सकेंगे, या अब्सोल्यूट राज्य है। और आप देखेंगे सरकारें बदल जाती हैं लेकिन राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में कहें देश, राष्ट्र और राज्य के समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। सेम चीज़ है। राष्ट्र राज्य की संकल्पना धीरे धीरे विकसित हुई है, आपसे कह देंगे। तो देश और राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको देखना होगा कि राज्य कहाँ प्रयोग किया जाए या नहीं प्रयोग किया जाए, क्या चीज़ लिख रहे हैं, आपको उस हिसाब से देखना होगा। तो राष्ट्र, देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों, प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में देखेंगे राजस्थान हमने कहा जैसे कि अब क्या है, किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयाँ देख सकते हैं, प्रांत जिसे बोल सकते हैं, इन्हें भी अब हम स्टेट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस अर्थ में देखेंगे क्या राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि को भी हम राज्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रश्नों की। आप देखेंगे प्रश्नावली के संदर्भ में आप देखेंगे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो निम्न में से खुद कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं या चुन सकते हैं? नहीं, संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं? जब तक बहुमत शामिल है नहीं हटा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हैं इसे। और आप देखेंगे मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं चयन कर सकते हैं। तो आप एक यही काम कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति हैं, पुनर्विचार करा सकते हैं। और हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो आप देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा आप देख सकते हैं कौन कौन है। तो आप देखेंगे गृह मंत्रालय का सचिव राजनीतिक कार्यपालिका पूछा है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है कि स्थायी कार्यपालिका तो जिलाधीश दिया है, गृह मंत्रालय का सचिव दिया है और गृह मंत्री दिया है, और आप देखेंगे पुलिस निदेशक दिया है। आप देखेंगे तीनों ही व्यक्तियों को क्या है, ये स्थायी कार्यपालिका के हिस्से के रूप में कह सकते हैं। नहीं, इन्हें तो हम न्यायपालिका में डाल देंगे, इनकी प्रक्रिया ही अलग है। बाकी आप गृह मंत्री का मंत्रालय का सचिव, आईएएस का अधिकारी मतलब स्थायी कार्यपालिका हो गया, पुलिस महानिदेशक आप देखेंगे ये राज्यों का विषय है तो इसे अलग हटेंगे। तो आप देखेंगे सिर्फ एक गृह मंत्री बचता है, होम मिनिस्ट्री है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, आप इसे ठीक है। इस संदर्भ में आगे हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो आप देखेंगे गलत के संदर्भ में चर्चा है, तो आप इसे देखेंगे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। तो संसद द्वारा न्यायपालिका के लिए बयान गलत है। तो आप देखेंगे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी गलत है। तो पहला ही मंजूरी की ज़रूरत होती है।
तो आप देखेंगे ऐसा गलत है, ठीक है, ऐसा सही नहीं है। इसे कहेंगे। आगे हम बात करें, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कर सकती है, लेकिन ये काम आप देखेंगे नहीं कर सकती है। आगे हम बात करें, न्यायपालिका स्वतंत्र कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। आर्टिकल 50 का यूज होता है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है तो स्वतंत्रता प्राप्त है आपको, तो आप देखेंगे ये भी कथन सही है। आगे हम बात करें, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अगर आपके मूल अधिकार हनन है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आपके कानूनों का अधिकार हुआ है तो कानूनों का, किस कानून का अधिकार हुआ उसे देखना पड़ेगा कानूनी फौजदारी के हिसाब से, तो उनके हिसाब से आप देखेंगे आपको उस अदालत से अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा। तो देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही कथन है जो बयान सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत है, संसद द्वारा प्रत्येक कानून का रिव्यू मंजूरी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सबके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। अगर कोई कानून ऐसा है जो संविधान की भावना के खिलाफ है तो उस पर कोई को अगर केस दर्ज होता है या वो स्वेच्छा से उस पर विचार कर सके तो कर सकती है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो मौजूदा कानून के संदर्भ में देख सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। तो ये काम कौन करेगी? संस्था पूछी गई, ध्यान रखना, एक इंस्टीट्यूशन पूछा गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के रूप में आप देखेंगे ये काम संसद का है, तो आप देखेंगे ये काम संसद है जो मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। बाकी आप देखेंगे न्यायपालिका एक इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रपति भी एक इंस्टीट्यूशन के पद है, प्रधानमंत्री भी एक इंस्टीट्यूशन के काम करता है, लेकिन ऐसा आपको करेंगे। अब हम बात करेंगे उस मंत्रालय की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो आप देखेंगे अलग अलग देश के संदर्भ में, एक पहला कूट मिलाने के संदर्भ में है, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये किस मंत्रालय से रिलेटेड होगा? तो आप देख सकते हैं कि देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। दूसरा है ग्रामीण इलाकों की टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी, तो आप इसे सीधे सूचना और आप पहले जो सिंपल हो उसे मिलाइए, तो आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं क्या होंगे? कम कीमत पर कीमतें कम की जाएंगी, तो इसे कौन करेगा? कृषि एवं खाद्यान्न मंत्रालय, वितरण मंत्रालय है ये, तो वितरण कर रहा है, वितरण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत क्या होगी? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। और देखेंगे ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे, तो ये रक्षा मंत्रालय देखेगा कार्यभार। अब एक काम बनता है, देश में जूट निर्यात, मतलब ट्रेड की बात हो रही है यहाँ, तो आप देखेंगे ट्रेड के संदर्भ में, तो ट्रेड के लिए आप आएंगे ट्रेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास, तो आपस में इन्हें मिला सकते हैं, कूट को समझ सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से उस संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में से अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो देख सकते हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 संस्थाएं बताई हैं, इनमें से कौन कौन काम क्या करेगी? तो देखो, सड़क, आप सिंचाई और बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये काम कौन करेगा? तो देखेंगे। और आप दूसरा क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाले संबंधी कानून बनाने की कमेटी पर सुझाव पर विचार विमर्श करती है, तो आप देखेंगे कौन विचार विमर्श का कार्य, कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करने का काम, 2 राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निर्णय और भूकंप पीड़ितों के लिए राहत प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो आप देख सकते हैं सूचना मांग सकती है, तो कौन मांग सकती है? पहला है सड़क, सिंचाई, बुनियादी ढांचों और विकास के विभिन्न नागरिकों के कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये काम विधायिका करेगी, आपको लेजिस्लेचर
दूसरा काम है स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने और संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श। तो इस काम कौन करेगा? तो स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करेगा और संबंधी कानून के कमेटी पर सुझाव पर विचार विमर्श। तो ये आप देखेंगे, क्योंकि ऐसा कानून बनाने की कमेटी, ठीक है, के सुझाव पर विचार विमर्श, तो ये भी काम आप देखेंगे कौन करेगी? विधायिका के रूप में, क्योंकि एक स्टॉक को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी है, उस पर सुझाव के विचार विमर्श आए हैं, तो ये काम भी विधायिका करेगी। और दो राज्यों के बीच अगर निर्णय होंगे तो ये काम न्यायपालिका करेगी। आप देखेंगे ये काम न्यायपालिका का हिस्सा है। आगे भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों में जो सूचना मांगी जाती है, उस सूचना को आप देखेंगे क्या? उस सूचना को आप देखेंगे देश की विधायिका कार्यपालिका, आप देखेंगे उस काम को क्या है? भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगना। मतलब आप देख सकते हैं सूचना की बात है कि हाँ, सूचना आप किससे मांग सकते हैं? तो सूचना आप विधायिका से नहीं मांगेंगे, आप सूचना कार्यपालिका से मांग सकते हैं, क्योंकि सूचना मांगती है तो प्रयासों के बारे में, तो कार्यपालिका, ठीक, या न्यायपालिका भी मांग सकती है ये काम, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष के कारण दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, हर किसी पे क्वेश्चन है। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी मतलब जो मेजॉरिटी में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त की है, वो उस दल का नेता, जिसे उस दल का व्यक्ति, उस दल के जो प्रतिनिधि हैं अपने दल का नेता चुनेंगे, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप देखेंगे कि जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है? जनता द्वारा ना चुन के, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो भी एक प्रतिनिधि है, सरकार के रूप का प्रमुख है, लेकिन जनता का भी एक प्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा से प्रतिनिधि बन के आए, चाहे या राज्यसभा से, लेकिन प्रतिनिधि होना उसका अनिवार्य हिस्सा है। तो कहीं नहीं कहीं प्रधानमंत्री ना होके वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता द्वारा तो चुना ही जा रहा है। तो प्रधानमंत्री, ठीक, आप किसे, तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप देखेंगे लोकसभा अगर ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री के लिए अलग से चुनाव हो और प्रतिनिधियों के लिए अलग से चुनाव हो, तो डबल खर्चे या डबल कार हो जाएंगे। तो इसे देख सकते हैं लोकसभा या ये संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है। आगे हम बात करेंगे लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये लोकसभा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटा सकती है। तो लोकसभा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होने से पहले उन्हें हटा सकती है। इसे आप सही पक्ष में अपने कारण दीजिए कि लोकसभा उन्हें हटा नहीं सकती, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा हटा सकती है, तो कौन हटा सकते हैं? ऐसा आप लिख सकते हैं कि लोकसभा को भंग, इसे आप अपने शब्दों में लिखें। आगे हम बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसे एक पक्ष में, अपने पसंद के पक्ष में देख सकते हैं। तो हटा सकती, ऐसा कोई रीजन नहीं है, चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री है, क्या है, वो अपॉइंटमेंट किया जाता है, आप देखेंगे चयनित होता है या नियुक्ति मिलती है उसे, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो आप इसे कहेंगे लिहाजा उसे जनता द्वारा चुना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? जिसे जब की पार्टी या गठबंधन की सरकार अपना नेता पेश करेगी, हम इसे अपना नेता चुनते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, वही आप देखेंगे उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत की जनता द्वारा उसे चुना जाना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। आपको बताया है कि अगर प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा, राष्ट्रपति का भी जनता द्वारा चुनाव हो और जनप्रतिनिधियों का भी जनता द्वारा चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं
खर्चों में ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। अब देखिए आपको केस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो देख सकते हैं 3 दोस्त हैं, एक फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, मतलब आप बात कर रहे हैं अनिल कपूर की, नाम है मूवी का, आप समझ सकते हैं। और राज्य में बहुत क्या होगा, राज्य में बहुत बदलाव आता है। देखेंगे इमरान ने कहा देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब वो कहना चाहता है कोई ऐसा चमत्कारी, ऐसा करिश्माई नेता भारत में आए जो एक दिन में कुछ ऐसा कर दे जिससे लोगों को लगे कि ये देश के लिए कुछ कर सकता है। तो रिजवान ने कहा इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक होता है। शंकर ने कहा तो यह तो कल्पना है कि कोई एक भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा फिल्मों में आपकी क्या राय है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चमत्कारी नेता एक दिन में ऐसी कोई काम नहीं करेगा कि बहुत कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि भारत का संविधान है, संस्थाओं वाला है, हर कुछ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। तो आप एक दिन में कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं। आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी इस बदलाव के भागीदार बने, ना कि आप एक मुख्यमंत्री से उम्मीद करें कि वो हमारे लिए कुछ बदल दे। अगर आप बदल जाएं तो सरकारें खुद आपके लिए काम कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं जिस देश में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं वो वहाँ की जनता में भी क्या है, बदलाव आ जाता है। उस बदलाव के आधार पर ही मुख्यमंत्री वहाँ बदलाव ला पाते हैं। इसे कह सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया था, एक शिक्षिका सांसद क्या कहे, छात्रों को संसद के आयोजन की तैयारी कर रही है, संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसमें 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा गया है। उन्हें विकल्प भी दिया गया है, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त वाले दल के नेता ही हो सकती हैं, अगर चाहें तो वो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको ये विकल्प दिया जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप इसे कर लीजिए, कुछ खास नहीं है। अब हम बात करेंगे आरक्षण के संदर्भ में। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण देकर 3 विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया की थी। इनमें कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका के बारे में सही तरीके से सुझाती है। तो आप देख सकते हैं श्रीनिवास हैं, अंजैया हैं और विजया हैं। तो तीनों व्यक्ति अलग अलग चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है, ऐसा श्रीनिवास कह सकते हैं। श्रीनिवास को लगा कि आरक्षण गलत है, लेकिन आरक्षण को देखेंगे अगर आप तो जब सरकार ने उस पर कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि इस बदलाव के साथ इस आरक्षण को लागू किया जाना ठीक है, तो आप उस पर नहीं कुछ कर सकते। अंजया के रूप में क्या, न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। अगर वो जनता के हितों या सामाजिक आर्थिक न्याय के संविधान के नियमों के खिलाफ होता तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या करती, अवैध घोषित कर देती। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार में उसमें संशोधन का निर्देश दिया। आप देखेंगे विजया ने का मानना है न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है, मतलब आप देखेंगे वह बल्कि विरोधी समूह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। ऐसा नहीं है, ये संविधान की नियमों के खिलाफ है। न्यायपालिका ना तो सरकार से जो है बंधी हुई है ना ही विपक्ष से बंधी हुई है, वो संविधान के नियमों के अनुसार उसे स्वतंत्र न्याय करने की भूमिका के रूप में रखा गया है। आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर में। देख सकते हैं इस अध्याय में हमने देश की 4 संस्थाओं के बारे में चर्चा की। कम से कम 1 हफ्ते में आप समाचार पत्रों को इकट्ठे करें और वर्गीकृत करें उन्हें। आप वर्गीकृत ना करें, आप विधायिका क्या होती है, ठीक है, क्या कार्य करती है, क्या नियम, ठीक है, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, विधायिका क्या होती है और यह कैसे कार्य करती है, इस पे लिखें। और राजनीतिक कार्यपालिका की कार्यशैली क्या होती, कार्यशैली, इस पे आप चर्चा करें, ठीक है। आप इस पे 100 वर्ड पर सभी आंसर लिख देंगे तो आप सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे। नौकरशाही हमने बताया था कि नौकरशाही क्या होती है। राजनीतिक कार्यपालिका के तहत आप देखेंगे स्थायी कार्यपालिका जो होती है उसका हिस्सा है, तो ये कैसे कार्य करती है
आगे न्यायपालिका की कार्यशैली क्या है, आप यहाँ न्यायपालिका को 100 क्या 1000 वर्डों में लिख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को 1000 वर्डों में चाहे लिख सकते हैं, जितने वर्डों में लिख सकते हैं। ठीक है, आप 1000 ना लिखें, आप 100 वर्डों में लिखें, मेन पॉइंट क्रक्स लगा के, तो आप इसे देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस वीडियो को समाप्त मतलब इस चैप्टर को ख़त्म किया है। संस्थाओं के कामकाज को हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप कोई भी वीडियो जब ख़त्म होता है चैप्टर, तो उसके जो है क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के हैं उसको पूर्ण तरीके से लिखें, तो आपको उसमें बेहतर तरीके से क्या होगा, आप उसे लिख सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं इंडेक्स के लास्ट में, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उनको अगर आप यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन के हिसाब से कुछ बदलाव करेंगे, तो आपको लगभग वो क्वेश्चन साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। और आप कुछ चीज़ें अगर पहले से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, बेसिक सीखे, पहले ही बेसिक सीख चुके हैं, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि अगर आप तैयारी के फॉर्म में हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये पढ़ने, समझने और लिखने के लिए बेहतर है। आप इस पर अपना व्यू और कमेंट दें। ठीक, इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।